हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में बेटा हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 4 खाद्य सुरक्षा जो है चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स का भारत में खाद्य सुरक्षा, उसका सेकंड पार्ट वीडियो है ये। इसमें हम भारत में जो मेन हेडिंग है भारत में खाद्य सुरक्षा यहाँ से पढ़ेंगे। चैप्टर लंबा होने की वजह से हमने दो पार्ट में वीडियो बनाई है। तो इसमें हम देखेंगे कि मतलब भारत में जो खाद्य सुरक्षा है ये किस तरीके से आगे हुई, कब कैसे इसके लिए क्या क्या नियम अपनाए गए, किस तरीके से इसे हैंडल किया गया जिससे कि अब जो खाद्य की जो आपूर्ति थी उसको पूरा करा किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम में विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। यार 70 के दशक मतलब मौसम की दशाएं भी इतनी बदलती रही, जैसे कि कभी सूखा पड़ा कभी कैसे भी हुआ। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हुआ, यहाँ पे अकाल नहीं पड़ा। अकाल नहीं पड़ना का मतलब कि उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, पानी की सुविधाएं बढ़ाई गई, खाली बारिश के मौसम पे ही नहीं डिपेंड रहा। मतलब हर एक तरह से इसे उन्नत बीज के साथ साथ हर एक चीज़ को देखा गया कि इसमें हम किस तरीके से देश में अपने कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। कृषि में मतलब और क्या क्या हम नई तकनीक का प्रयोग करके किसानों को मतलब खेती करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। मतलब हर प्रकार की जो खेत से जुड़ी चीज़ें थी उसमें देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खदानों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। जो उन्नत बीज के प्रयोग में, जैसे मैंने बताया अभी आपको, इनकी वजह से मतलब जो तरक्की की गई, जो इम्प्रूवमेंट किया गया, उसकी वजह से जो भारत है सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। जो अपना देश है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, आत्मनिर्भर बन गया। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। अब यहाँ पे बफर स्टॉक्स बनाए गए जिसकी वजह से आराम से उसे स्टोर कर लिया जाता है। अच्छी क्वालिटी के बफर स्टॉक्स हैं, सड़ने नहीं देते उसमें। मतलब जो अनाज अगर हम स्टोर कर लेते हैं तो वो सड़ता नहीं है और अच्छी क्वालिटी में हम रख सकते हैं उसे। और समय आने पर साल 2 साल 3 साल मतलब काफ़ी समय तक स्टॉक करके रखा जा सकता है। ये जो राशन की दुकानों पे आपको मिलता है ये पुराना राशन होता है, नया तो स्टॉक में ले लेते हैं, पुराना निकालते रहते हैं। जिसमें से इस अवस्था के दो घटक थे, एक बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि वहाँ स्टॉक करके रख लिया जाता है और वहाँ से फिर आगे लोगों में वितरण किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। जैसे राशन की दुकान पे आ जाता है और जगहों पे मतलब बेचना, ये सारा चीज़ स्टॉक के बाद नया स्टॉक रोक लिया जाता है, पुराना स्टॉक आगे बढ़ा दिया जाता है। तो भारत में अनाज की उपज ये करोड़ टन के हिसाब से दिया गया है। यहाँ 1960 से 61 में 80 करोड़ टन थी और 1970 से 71 में 108 करोड़ टन हो गई थी। 10-10 साल का दिया गया। उसके बाद 10 साल बाद फिर 130 करोड़ हुई, 130 करोड़ टन हो गई। फिर उसके बाद फिर नब्बे नब्बे में इसको 90-91 में 176 करोड़ पहुंची। उसके बाद 196 करोड़, फिर 11 में देखा जाए तो ये पहुंच गया था 245 करोड़। उसके बाद पहुंचा ये 12 में 295 करोड़, फिर 257 करोड़ 13 में पहुंच गया। फिर यहाँ पे 10 साल के बाद यहाँ पे हमेशा मतलब एक साल दो हर साल जो देखा गया स्टॉक में देखा जाता है। पहले 10-10 साल पे किया गया था, उसके बाद आके मतलब 11 से एक एक साल पे स्टॉक को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम था तो 257 करोड़ आया। उसके बाद 13 के बाद आ गया 2013 से 14 में 265 करोड़ टन पहुंच गया था। फिर उसके बाद दो थोड़ा सा कम हुआ। यहाँ पे उस सबसे ज़्यादा जो अभी तक हुआ था इसकी ग्रोथ वो 2014 तक थी। उसके बाद 15 में, फिर 16 में, 15 में 252.02% मतलब इतना करोड़ टन हुआ था। और उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ा ये, और 17 में फिर ग्रोथ करना शुरू किया तो यहाँ पे 17 में बढ़ा 275.68 करोड़ टन में पहुँचा। और सबसे हाईएस्ट अभी तक 2019 का जो दिखा रहा है ग्राफ, उसमें दिखा रहा है कि ये दो 281.37 करोड़ टन में है।
बट अगर इसके बाद आप 2020 का अगर देखेंगे, नई बुक में देखेंगे आप, तो 2020 में दिया गया है जो वो आज तक का है सबसे हाईएस्ट, मतलब अभी तक के रेट में दिया गया है, तो 297 करोड़ टन उपज हो चुकी है, उत्पादन इसका हुआ है अभी तक 2020 तक का करंट रेट जो सर्वे में आया है वो ये दिया हुआ है। अब न्यू बुक में देखोगे तो उतना लिखा होगा। उसके बाद आते हैं आगे बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य नियम FCI, ये FCI इसको अंडरलाइन कर लेना, ये जो FCI है ये भारत खाद्य नियम है, ठीक है, निगम। इसके अंतर्गत जो सारा गेहूं होता है, चावल होता है, इसको सुरक्षित किया जाता है के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य नियम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उसकी फसल के पहले के किसानों को उसकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। जैसे मतलब पहले ही अनाउंस कर देता है कि सरकारी रेट इतने में हम तुम्हारा अनाज खरीदेंगे, गेहूँ खरीदेंगे। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। समर्थित कीमत मतलब जो एक मार्जिनल उनका जो प्राइस होता है उसको हम वहाँ पे निश्चित सरकारी रेट निश्चित करते हैं, जिससे किसानों से वो खरीदती है सरकार। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम सामर्थ्य कीमत की घोषणा कर देती है। जब बुआई होनी होती है तो उस साल की कीमत वो पहले से ही अनाउंस कर देते हैं कि इस साल हम गेहूं इस रेट पर खरीदेंगे। तो उसी हिसाब से लालच में आके, जैसे कि इंसान किसानों को पता होता है, तो सब ज़्यादा से ज़्यादा बोने की कोशिश करते हैं और अच्छी पैदावार करते हैं। जिसकी अच्छी पैदावार होगी तभी तो उन्हें अच्छा रेट मिलेगा। तो खरीदे हुए अनाज का भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? जो सरकार बनाती है वो बफर स्टॉक बनाती क्यों है, ये आपको पता है? अगर पता है ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पे ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में, ऐसे मतलब जहाँ पे अनाज के कम होते हैं क्षेत्रों में, और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। अब सरकार उसको खरीद लेती है तो सरकारी कोटे पे, जैसे राशन की दुकान हो गई और जगह, अगर आप गेहूं ले आटा लेने जाते हो तो प्राइवेट दुकान है, जो ग्रॉसरी की दुकान शॉप्स हैं, उस पे आप जाओगे तो मतलब बहुत ज़्यादा कीमत पे मिलता है। आटा की किलो रेट अलग है। और अगर वहाँ राशन की दुकान जाते हो तो आपको चावल सस्ते मिल जाते हैं। इवन गेहूँ तो आजकल 2 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, 2 रुपये किलो के हिसाब से है। और चावल भी सस्ते मिल जाते हैं, चीनी भी सस्ती मिल जाती है। तो ये सरकार बफर स्टॉक्स में स्टॉक करके रखती है, जो और सबको, गरीबों को जैसे जैसे उनके कार्ड बने हुए हैं उसी हिसाब से उनको बांट दिया जाता है। गरीब वर्गों में बाजारी कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपातकाल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। और अगर हम बफर स्टॉक रखते हैं तो जैसे बाढ़ आपदा, ऐसी कोई कंडीशन होती है, जैसे अभी कोरोना चल रहा था तो इस टाइम में भी क्या किया गया था कि मतलब सब कमा नहीं रहे थे, किसी का सबका रोजगार बंद हो गया था। तो जिसकी वजह से क्या किया था, सरकार ने फ्री जो राशन देने की घोषणा की थी। अभी तक लगभग कई जगहों पे फ्री ही मिल रहा है, बहुत लोगों को फ्री मिला। पूरे मतलब लास्ट टाइम तो आपको फ्री मिला था। अभी आगे भी देखो ऐसा हाल रहा तो शायद फ्री मिले या ना मिले, ये तो समय के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहीं से मतलब ये सारा बफर स्टॉक में जब रखा रहता है तो आप लोगों को मदद कर दी जाती है। आपदा में, किसी ऐसी समस्याओं में वितरण कर दिया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? अब यहाँ पे आता है जो वितरण किया जाता है वो सार्वजनिक सबको कैसे मिले, तो इसमें भी एक प्रणाली, नियम बनाया गया है। तो ये नियम प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य नियम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि राशन की दुकानों पे आपको जो गरीब वर्ग हैं, जिनके पास राशन कार्ड्स हैं, गरीब एरिया हैं, जैसे स्लम एरियाज़ हैं, उनमें राशन के लिए उनको कार्ड बना होता है। और
गरीब लोग हैं सबके लिए बना है राशन कार्ड, तो उनको उनके हिसाब से क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। तो इसके लिए अब एक जगह तो नहीं दिया जा सकता, अलग अलग पूरे देश में अलग अलग जगह सब गरीब हैं, तो अलग अलग कस्बे गांव जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं। और अब अधिकांश क्षेत्रों गांवों कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं, तो वो राशन की दुकानें इसीलिए खोल दी जाती है जहाँ से लोग आसानी से वह ले पाए। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। अगर मतलब 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, राशन की दुकानों को जिन्हें हम उचित दर वाली दुकानें कहते हैं। चीनी खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार। खैर अब तो मिट्टी का तेल नहीं मिलता, अब तो आजकल सबको क्या है कि गैस सबके ही घर लगभग आ चुका है, तो मिट्टी का तेल अब तो नहीं मिलता, पहले मिलता था। अब जो है कि चावल गेहूँ चीनी यही सब मिलता है, ये सब बाजार कीमतों से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे कि 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन के दुकान से खरीद सकता था। तो पहले इतना मिलता था, अब तो मतलब कम कर दिया गया है, अलग अलग मेंबर के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आसानी से इन्हें सस्ते में मिल जाता है। अब यहाँ ब्रैकेट में देखना जरा, तो राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड है, इसको जरूर पढ़ लेना। निर्धन जो कार्ड हैं कितने प्रकार के हैं और किनको किनको दिया जाता है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड है और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड है। तो जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको बीपीएल कार्ड दिया जाता है और जो अन्य कार्ड है वो एपीएल कार्ड है। तो इनके लिए अलग अलग फैसिलिटियां हैं, इनके रेट भी अलग अलग, इन रेट के हिसाब से इन्हें दिया जाता है राशन। तो आगे आते हैं, लेकिन इस वाले कॉलम को जरूर ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना कॉपी में। यहाँ देखो राशन की दुकान का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे ये राशन ऐसे ही, मतलब आपको भी पता होगा, खैर राशन ऐसे दिया जाता है। तो आते हैं अपनी हम हेडिंग पे। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक से शुरू हुई थी, मतलब दशक में हुई, यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लेना। 1940 के दशक में शुरू हुआ था। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई थी। ये 40 में तो था, फिर बाद में बंद कर दी गई थी, लेकिन हरित क्रांति के पूर्व जब खाद्य संकट हुआ उसके बाद 60 के दशक से 1960 के आसपास मतलब इसे फिर से चालू कर दी गई, तब से आज तक चली रही है। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक में मध्य एन एस एस ओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधित 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी, अंडरलाइन कर लेना इसे, लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई थी, और ये जो प्रयोग के आधार पर 1975 में शुरू की गई थी। और काम के बदले अनाज। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसा कि आपने गांव में देखा होगा, अगर जो लोग गांव से जुड़े हैं, गांव आते जाते हैं, देखा होगा बच्चों ने कि मतलब गांव में क्या होता है कि कभी कभी जिनके पास पैसे की ज़रूरत नहीं है और उन्हें राशन चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, जिनके पास खेती सही से नहीं है, खेत नहीं है, और दूसरों पर मतलब मजदूरी दिहाड़ी करके काम चलाते हैं, अपना खाना पीना इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे अवस्था में वो क्या करते हैं कि अगर दिन भर मजदूरी करते हैं, चाहे धान की रुपाई हो गई या खेत में कोई काम हो गया, तो उसमें क्या करते हैं कि वो अपने दिन का पैसा ना लेके अनाज ले लेते हैं, तो उस हिसाब से उन्हें अनाज मिल जाता है। तो ऐसे करके वो कम से कम अपने खाने के लिए अनाज एकत्रित कर लिया करते हैं। तो ये कार्यक्रम हुआ इन वर्षों में, जो प्रयोग आधार पर 1975 में शुरू की गई, और काम के बदले अनाज FFW 1977 से 78 के में प्रारंभ किया गया। इन वर्षों में कई अन्य कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। अब जैसे अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट लाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। तो इसी तरह से ये थी, ये जो संस्थाएं थी, ये जो व्यवस्था शुरू की गई, नियम थे,
इनको आगे जब चलाया गया तो इसके आधार पर जब ये योजना आगे चली तो इनमें कुछ ना कुछ कार्यक्रम में बदलाव किए गए, कुछ ना कुछ इसमें सुधार किया गया, जिससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाया जा सके ये कार्यक्रम। अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पीएपी चल रहे हैं, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है। इनमें से स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी हैं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। जैसे कि अब मिड डे मील, दोपहर का भोजन स्कूल में चलाया जाता है। मिड डे मील आजकल सभी प्राइमरी स्कूलों में जो है जूनियर तक, जो प्राइमरी से लेकर जूनियर तक बच्चों को, मतलब जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनको 2 टाइम का खाना सही से नहीं मिलता, तो कम से कम उनके माँ बाप अपने बच्चों को इसी बेस पे भेज रहे हैं। इससे क्या है कि उन्हें खाने को भी मिलता है और साथ साथ में कुछ पढ़ भी लेते हैं, तो उन्हें धीरे 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 एक तरह से शिक्षा के उसमें उनका मन जैसे बदल जाता है, तो जाके उसमें शिक्षा की तरफ थोड़ा सा आकर्षण बढ़ता है। अब बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 8वीं तक जाता है, तब तक तो मतलब उसे मिड डे मील मिलता है। उसके बाद में फिर बच्चा अपने आप समझदार हो जाता है कि मतलब उसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो फिर वो आगे लाइन में लग जाता है। बाकी जिसको नहीं पढ़ना होता है तो फिर वो तो वैसे भी छोड़ ही देते हैं। यहाँ बस एक लालच के तौर पे बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, जिससे उन्हें भोजन मिल जाता है और ड्रेस मिल जाती है, बुक्स वगैरह सारा चीज़ फ्री दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बच्चों को ये नियम शिक्षा की प्रणाली के तहत दिया जाता है, जिससे बच्चे पढ़ने लगे। तो यहाँ पे सरकारी कार्यक्रम भी इसी को देख के किया गया है। इससे क्या है कि जो खाद्य की आपूर्ति है वो पूरा हो जाती है लगभग। अधिकतर पीएपी भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं और रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी, खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं, और खाद्य सुरक्षा में जो है कि बड़ा योगदान मिलता है उन्हें। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है कि वर्तमान में कैसी है, उसके बारे में हम देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं था। शुरुआत में तो मतलब सबको दिया गया था, जो गरीब थे अमीर थे सबको दिया गया था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया और बाद में इसको सुधार किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। मतलब जो पिछड़े लोग थे, जो गरीब लोग थे दूर दराज से, तो उनको मतलब सुविधा देना था, और जो मतलब उस लायक थे कि मतलब अपना कमा खा सकते हैं, तो उनको इससे थोड़ा सा हटा दिया गया है। अब जो कमा खा सकते हैं तो उन्हें ज़रूरत तो है नहीं, बस इन्हें तो मतलब जो अपना 2 रोटी खा सकते हैं, पूरा अपना व्यवस्था कर सकते हैं, हर एक चीज़ उनके पास है, सुविधाएं हैं, तो उन्हें राशन की तो उतनी ज़रूरत होती नहीं है। तो ज़्यादातर ये गरीबों को सपोर्ट करने के लिए होती है, जो गरीब हैं और सब हैं जो अपनी 2 रोटी नहीं जुटा पाते हैं, उनके लिए दिया जाता है। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों और लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई थी। अब यहाँ पे राशन दिया जाता था, लेकिन उनमें दोनों में बदलाव किया गया था। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। तो ये योजना 2002 में जो चालू की गई थी, इसको भी अंडरलाइन करके नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना, ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित थी। मतलब जो गरीब थे उनके लिए, और जो ज़्यादा गरीब थे उनके लिए, मतलब उनसे भी जो गरीबों में भी गरीब थे एकदम, उनके लिए भी अलग से हो गई और इनके लिए रेट अलग किए गए। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश सारणी 4.3 में दिया गया है। तो सारणी में देखेंगे तो उसमें पता लगेगा। ठीक, नीचे
अभी हम पहले यहाँ देखते हैं जो अधिनियम 2013 है, इसको जरा देख लेते हैं। भारत खाद्य सुरक्षा का जो नियम 2013 में बना था, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया। तो 75% ग्रामीण में और 50% शहरी जनसंख्या में इसमें बांट दिया गया अलग अलग। तो उस हिसाब से इसमें वितरण प्रणाली यूज की गई है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सार्वजनिक प्रभावी साधन सिद्ध हुआ। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवार के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम सामर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसान को आय सुरक्षा प्रदान की गई है। तो कुछ मतलब क्षेत्रों में किसान को आय सुरक्षा भी प्रदान की गई है। तो इससे आगे पढ़ने से पहले हम चलते हैं, अपना टेबल देख लेते हैं जो 4.3 था, 4.3। एक बार इसको एक नज़र देख लेते हैं। योजना यहाँ पे दिया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। योजना का काम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आरंभ वर्ष 1992, लक्षित ये 92 तक ही थी सार्वजनिक, और अध्यंतर मात्र कुछ नहीं है। निर्गमित कीमत 2.2 रुपये 34 पैसे और चावल 2 रुपये 79 पैसे। और उसके बाद 92 में पिछड़ा ब्लॉक में था। 92 में जो इसमें वितरण प्रणाली जो संशोधित की गई थी, तब यहाँ पे निश्चित किया गया कि 20 किलो खाद्यान्न मिलेगा, गेहूँ 2 रुपये 80 पैसा और चावल 3 रुपये 77 पैसे। 97 में यही, तो ये पूरा टेबल दिया गया है कि बीपीएल वालों को गेहूँ 4 रुपये 15 पैसे, चावल 5 रुपये 65 पैसे, और वहीं जो एपीएल वाले थे 6 रुपये 10 पैसे और यहाँ 8 रुपये 30 पैसे। अंत्योदय योजना के 2000 में निर्धनों में सबसे निर्धन जो गरीबी रेखा से नीचे थे, 35 किलो उन्हें मिलता था, गेहूँ 2 रुपये, चावल 3 रुपये। तो ये 2002 से चली आ रही है अभी भी। अन्नपूर्णा योजना जो चल रही थी, उसमें अन्नपूर्णा योजना सन 2000 से दीन वरिष्ठ गरीब, तो 10 किलो जो इसे मिल रही थी, निःशुल्क था इन्हें। दीन वरिष्ठ मतलब गरीब जो थे उनको निःशुल्क 10 किलो दिया जाता था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो 2013 में अधिनियम हुआ, तो योग्य परिवार को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह। तो यहाँ पे अब यही चला आ रहा है कि 5 किलो एक व्यक्ति को मिलता है। तो गेहूँ जो है 2 रुपये किलो, चावल है 3 रुपये किलो, अनाज मतलब 1 रुपये किलो, अलग से अगर कुछ चना वगैरह मिलता है तो वो दे दिया जाता है। ठीक, तो ये थी अभी तक की 2013 तक की जो नियमों में सुधार किया गया था। तो वापस आ जाते हैं हम अपने पैराग्राफ पे। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही हैं। कि मतलब इतना ज़्यादा अनाज भरा हुआ है, उसके बाद भी भुखमरी की घटना सामने आई है। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिए गए आरेख 4.2 में केंद्रीय पुल में खाद्यान्न का स्टॉक और उसकी मौजूदा मतलब मानदंडों के अंतर को दर्शाती है। तो यहाँ पे आगे चलने से पहले हम ये टेबल बॉक्स देख लेते हैं क्या है। जो अंत्योदय योजना थी उसमें क्या कहा गया है। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2002 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने
गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 से 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई थी। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए थे। अब इसमें 2 बार मतलब 50-50 लाख लोग जोड़े गए थे। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई थी। अब संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि सर्वे हो ही रहा था, गरीब ज़्यादा से ज़्यादा सब उसमें अपने दिखाते हैं। यहाँ तो क्या है कि अगर सबको मिल रहा है तो ठीक है, जो गरीब है उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन जो कमा खा सकते हैं अच्छे से वो भी क्या करते हैं, इसमें अपने आप को गरीब दिखाते हैं और जाके वहाँ से ले लेके राशन अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। तो उनको मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मतलब गरीबों के लिए ज़्यादातर है ये, जो मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अगर आप ऐसे हो तो ठीक है, आप ले सकते हो, नहीं तो अन्यथा मतलब कोशिश ये रहे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाया जाए। बाकी अपनी अपनी सबकी सोच है। सहायकी सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमतों की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए उच्च आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जाता है। मतलब जो सब्सिडी, जैसे कि सिलेंडर का पहले 700-800 रुपये था, फिर उसके बाद सब्सिडी वापस आ जाती थी, तो बहुत लोगों ने उस टाइम में बुकिंग की थी। तो यहाँ पे हमारा जो टेबल था 4.2, न्यूनतम बफर स्टॉक का स्तर करोड़ टन एवं चावल और गेहूं के मानक। बफर नॉर्म एक्चुअल स्टॉक, यहाँ पे एक्चुअल स्टॉक इतना है, जो अगर करंट रेट देखोगे तो लगभग न्यू बुक में भी सेम ही है, एक्चुअल स्टॉक और नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल स्टॉक और एक्चुअल अभी तक है। नॉर्मल स्टॉक इतना होता है, लेकिन अभी क्या है, इतना चल रहा है स्टॉक। आगे आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा था, मतलब उसके जितना चाहिए थी उस लिमिट से ज़्यादा था। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक पर उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। जैसे मतलब एक नॉर्मल स्टॉक जो सरकार है एक देश का स्टॉक से देख के उस हिसाब से अगर उसको रखते हैं तो वो लिमिट उतनी होती है कि उससे चलाया जा सकता है खर्च। अब जैसे कि लिमिट से ज़्यादा अगर हम बफर स्टॉक में रख लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि अनाज अब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसका स्टोरेज से तो फालतू हो गया ना, जो स्टोरेज से फालतू हो गया तो वो सड़ेगा ही, फिर बाहर होगा, स्टॉक में तो रखा ही नहीं जाएगा। जो बफर स्टॉक से उनके बने हुए हैं, तो स्टॉक में रखने का मतलब कि उसकी सुरक्षा होती है, उसे एक अच्छे टेम्परेचर पर रखा जाता है जहाँ वो सड़ता नहीं, चूहे नहीं लगते और सारी चीज़ों से बचाया जाता है। और अगर वो कट्टे बांध के अगर बाहर रखे पड़े हैं तो उसमें चूहे लग सकते हैं, सड़ सकता है, बहुत सी चीज़ें बफर स्टॉक में ऐसा होने पर अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो लिमिट से बाहर हो जाता है जो उनके स्टोरेज से होता है। तो विशाल खाद्य स्टॉक का भंडार बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में हास्य के अतिरिक्त उच्च रख रखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। अब ज़्यादा स्टॉक रखेंगे, अपनी लिमिट से ज़्यादा रखेंगे तो उसको स्टोरेज भी चाहिए, तो उसमें रख रखाव की भी कीमत बढ़ेगी और ज़्यादा खर्च होगा। तो इसे लिमिट में जितना हमें ज़रूरत उतना अगर हम स्टॉक कर लेते हैं तो उस हिसाब से हमें अच्छा मतलब एक कम खर्च में अच्छे से हम स्टोरेज कर सकते हैं, जिससे हम आपदा में और सब में उसको संभाल लेंगे। भूकंप जैसे कि कोई आपदा आ गई, बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, तो उसमें हम इसको पूरा कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। बाधित न्यूनतम सामर्थ्य कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा
इसके अलावा चूँकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में मुख्यतः है, दो फसलों गेहूं और चावल तक सीमित है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि वृद्धि ने विशेषतः खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। अब क्या है कि मोटे अनाज जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ये सब चीज़ें होते हैं मोटे अनाजों में से, चना हो गया, मटर, ये सबको छोड़ के इन्होंने गेहूं चावल खाली पैदा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा मतलब पैदावार हो चुकी हैं। धान की खेती के लिए संघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। अब अगर जब धान की खेती होती है, जैसा जानते हो कि धान की खेती में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब इससे होता है क्या कि जितना ज़्यादा मतलब पानी की आवश्यकता होगी, उससे ही अब ज़मीनी लेवल से पानी निकाल के अगर बारिश नहीं हो रही है, नदी या नहर का पानी नहीं मिल रहा है, तो ज़मीन का जो पानी है जो अपने पीने के लिए रखा हुआ है, स्टॉक में है, अब हम उसके अपने काम की जगह अब खेतों में तो एक दिन में कितना कितना पानी चला जाता है, उतना तो हम पूरे महीने में नहीं यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है कि ज़मीन का जो पानी का लेवल है वो डाउन हो जाता है। अब पानी का लेवल नीचे होने से सूखा हो पड़ने की, कई कई नल के पानी छोड़ देते हैं, बहुत मेहनत लगती है पानी निकालने में, मतलब अब कम पानी आता है, ये सारी समस्याएं हो रही हैं। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। अब कीमत बढ़ गई तो सरकार भी अपना पैसा बढ़ाती है कि उसमें सुरक्षा जो कर रही है उन खाद्यान्नों में, हर एक चीज़ में। अब जैसे किसी चीज़ की कीमत बढ़ी है तो वो सारा खर्च भी, अब अगर आप सोचो कि अगर कोई चीज़ अगर 1 रुपए की कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो उसमें अगर वो 2 रुपए की हो गई तो पीछे वो वसूलेगा कहाँ से? कस्टमर से ही। दुकानदार जो कस्टमर से ही लेगा, वो तो पीछे से तो नहीं आएगा, मतलब जो आगे उसे बेचेंगे तो उसको बढ़ा के ही कीमत बेचेंगे ना। अब जिसको अगर महंगी कीमत में मिला है तो वो कीमत और बढ़ा के बेचेगा। तो ऐसे ही इसमें भी उसकी लागत में भी फिर वसूली, जो अनुरक्षण लागत बढ़ गई तो वसूली खाद्यान्नों से की गई बड़ी, फिर वो सारी भी कीमत, मतलब जैसे कि अगर गेहूं जो मार्केट में मिलते हैं उस में कीमत अलग है, जो राशन की दुकान पे है तो वो तो खैर सरकारी कोटे से आता है, उसकी बात अलग है, और जो नॉर्मल हम दुकानों से लेते हैं उन सब चीज़ों में क्या है कि कीमत बढ़ जाती है, कि बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया। NSSO नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004-05 से घटकर 5.98 किलोग्राम वर्ष हो गई है, और वर्ष 2011-12 में हो गई थी इतनी, मतलब एक इंसान लगभग 6.5 किलो खाता था तो वो लगभग 6 किलो में ही आ चुका है, इतना एक इंसान चावल खाता है एक साल में। यार इसका अंदाज़ा उतना नहीं है कि एक इंसान, सबकी अलग अलग एक एवरेज रखा गया है कि ये पर्टिकुलर नहीं, मतलब एक इंसान पूरे साल में 6 किलो चावल खाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अलग अलग मतलब एक एवरेज माना गया है सबकी जनसंख्या के हिसाब से। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह चावल की खपत 4.71, अब ये शहर में जो है कि शहर के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 4.5 किलोग्राम या 4.5 किलोग्राम के आसपास ही इनकी खपत है, जो एक महीने में चावल खाते हैं। 11 से 12 में ये 4.5 किलोग्राम हो गई थी। प्रति व्यक्ति PDS चावल की खपत 2004-05 में से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई, यानी कि चावल की जो खपत है जो गांव इलाकों में ज़्यादा हो गई थी और नगरीय भारत में 66% बढ़ी, अब इसमें जो 66% बढ़ गई थी। PDS गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दुगनी हुई थी, इसमें दुगनी हुई थी लेकिन और सब में ज़्यादा बढ़ गई थी। पीडीएस डॉलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना, जैसे
उपचार करते थे। मतलब अब कभी कभी भी, अब जब ऐसी कीमत होगी तो उन्हें कीमत ज़्यादा कमाने के लिए क्या करेंगे, वो बाज़ारों में चावल बेचते हैं, बाज़ारों में अच्छी कीमत, और राशन की दुकान पे, जो कि आजकल वैसे भी जानते ही हो आपकी राशन की दुकानों पे अनाज जो आता है, जो जो मजबूरी में सब ले लेते हैं, सस्ता मिल जाता है। तो बाकी और जो दुकानों की कीमत से घटिया ही मिलता है उनके तुलना में। अच्छी क्वालिटी का अनाज राशन की दुकानों पे नहीं मिलता है। बढ़िया क्वालिटी का राशन जो होता है वो दुकानों पे बेच दिया जाता है, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकान इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदाम में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। जब वो नहीं बेच पा रहे हैं तो फिर उसमें इतना, मतलब जब हद से ज़्यादा स्टॉक हो जाता है तो वो और भी सड़ेगा, फिर उसकी कीमत ख़त्म ही है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसे चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तु एक निश्चित कोटा होता था। यह प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। आज आप जो तीन प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। यहाँ उनका कोटा निश्चित था। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। मतलब गरीब और गरीबी रेखा से नीचे, ये दोनों ही वहाँ से खरीद सकते थे। अब तीन विभिन्न कीमतों वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवार के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची है जितनी खुले बाजार में। इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की कीमतें खरीदारी के लिए उनका बहुत कम प्रोत्साहन है। अब जब राशन की दुकान पे भी वो और अच्छा क्वालिटी का ना मिल के उन्हें उसी कीमत में अगर बाहर मिल रहा है तो राशन की दुकान पे वो लेगा ही क्यों। सबसे बड़ी उसकी यही समस्या है। सरकारी समितियों में खाद्य सुरक्षा की भूमिका। अब जो सरकारी समितियां हैं उसमें जो खाद्य सुरक्षा है उनकी क्या क्या भूमिका है। भारत में विशेषकर देश के दक्षिण और पश्चिमी भागों में सरकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरण तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जाती हैं। तमिलनाडु में जाओगे तो सरकारी की दुकान है राशन की, जहाँ पे राशन कार्ड लेके आप जा सकते हो, कि मतलब साउथ एरिया में। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि कुछ कम रेट में मिल जाता है, डिस्काउंट में मिल जाता है, जैसे कि छूट मिल जाती है सरकारी कोटे से। तो सहकारी समिति में ये सस्ते में मिल जाता है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, लॉकडाउन में भी जो मदर डेयरी पे था, सब्जियां जो मिलती थी वो एक अच्छी कीमत पे मिल जाती थी, और दुकानों के बजाय जो प्राइवेट, जैसे मतलब रेडी पे और मंडियों में जो बेचते थे, उनकी तुलना में जो मदर डेयरी पे सब्जियां मिलती हैं वो अलग रेट से मिल जाती हैं, शुद्ध भी मिल लगभग आती है, फ्रेश भी आ जाती हैं। अब तो खैर बहुत सारे मॉल हो गए हैं जो ये सब कर रहे हैं, नहीं तो पहले मदर डेयरी वगैरह पे ही मिलती थी। तो दूध सब्जियां उपलब्ध कराई जाती थी और तेजी से प्रगति पे। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादनों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। अमूल जो दूध वाली फैक्ट्री है ये सबसे ज़्यादा सरकारी समिति का उदाहरण बन के आगे उभरी है। इनसे इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी, और जो अमूल के ये फैक्ट्री है दूध की, इसने क्या है देश में श्वेत क्रांति ला दी। तो श्वेत क्रांति से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, तो ये सफ़ेद क्रांति में मतलब दूध से मिली हुई सारी चीज़ें, दूध हो गया, ये सब वाइट चीज़ें जो जितनी थी उनमें लाई है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं जिन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमिक ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क की सहायता की है। एडीएस और गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। जो अनाज बैंक था वो धीरे धीरे उसे सुविधा सही मिल रही है तो आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश रंग ला रही है। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के रूप में स्वीकृति मिली है। अब इसको जो संस्था थी, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो इसने क्या किया कि अपना जो काम शुरू किया, तो कार्यक्रम इसने पहले खुद किया, बाद में क्या हो सरकारी इसे परमिशन मिल गई है। तो इसी तरह से मतलब गरीबों में जो है हर एक चीज़ की व्यवस्था दी जाती है, सुरक्षाएं, तो सबको मतलब वितरित अलग तरह से कर दी जाती है। कैसे कैसे खरीदा जाता है, कैसे गरीब लोगों को बांटा जाता है राशन की दुकानों से, सरकार कैसे हेल्प करती है। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा अब यहाँ तक कि मतलब किस तरह से मतलब हम खाद्य सुरक्षा कर सकते हैं और भारत में किस तरह से की जाती है। इसको और भी सुधार दिया जाए तो और भी आगे मतलब डेवलप हो सकता है। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे ये सारांश है, आप इसको एक बार एक नज़र पढ़ लेना बुक से। बेटा बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना बुक पढ़े आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक आध बार यार, अब वीडियो से तो मान लो इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि आपके पेज वाइज पूरा क्लियर किया जाता है, ताकि आपको बुक से जो बच्चे भागते हैं कम से कम सुन के देख के उसे पढ़ लें। रीडिंग करने से भागते हैं तो कम से कम, लेकिन फिर भी आपको एक बार बुक रीडिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो बुक ज़रूर पढ़ लेना, इससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये सारांश भी पढ़ लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली और वीडियो जो आपको जल्दी से मिल जाए। नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।